आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है भू संसाधन एवं कृषि। ये जो चैप्टर है ये हमारी सेकंड बुक का 5 चैप्टर है। ओके, बंजर भूमि, कृषि योग्य भूमि। बंजर भूमि और कृषि वैध मतलब ऐसी भूमि जो बंजर हो और ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि तो कर सकते लेकिन वो कृषि योग्य है लेकिन वहाँ पर हम कृषि नहीं कर रहे। ठीक, तो इसमें अंतर बताना है। तो बंजर भूमि क्या होती है? तो बंजर भूमि वो होती है जिस पर हम प्रौद्योगिकी की मदद से क्या कर सकते हैं, उसे कृषि योग्य यानी वहाँ पर कृषि हम नहीं कर सकते। ऐसे में उदाहरण कौन कौन से हो गए? मरुस्थल हो गया, पहाड़ी हो गई। ठीक है, अब कृषि योग्य भूमि क्या होती है? कृषि योग्य भूमि वो होती है जिसे हम तकनीक से या फिर अपने हिसाब से उसमें कृषि कर सकते, कृषि योग्य बना सकते उस भूमि को। ठीक है, और यह भूमि कैसी होती है? यह भूमि ऐसी होती है जिसमें 5 साल से अधिक में कृषि नहीं होती है, कृषि रहित रही है। ओके, अब है निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्रों में अंतर बताइए। किसमें? निगल बोया और सकल बोया क्षेत्र में अंतर बताना। अब निगल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो निवल बोया क्षेत्र उसे कहते हैं जिस भूमि पर फसल काटी जाती है, उगाई जाती है, पहले उगाएंगे फिर काटी जाती है, उसे ही निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और ये शुद्ध बोया क्षेत्र भी इसे कहते हैं। अगर ये शुद्ध बोया क्षेत्र आए तो भी यही लिखेंगे और निवल बोया क्षेत्र आए तो भी यही लिखेंगे। अब सकल बोया गया क्षेत्र वह होता है, यह कुल बोया गया क्षेत्र है जिसमें एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्रफल को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार उस पर फसल उगाई जाती है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि जितनी बार फसल उगाई गई है उसे ही हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, इसे सकल बोया हुआ क्षेत्र कहते हैं। इस तरह सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अधिक होता है। अब इसमें बार बार जितनी बार फसल उगा रहे हो उतनी बार जोड़ रहे हैं, तो ये निवल बोया से ये क्या होता है, अधिक होता है। ओके, क्योंकि इसमें जितनी बार उगाएंगे उतनी बार इसे क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। भारत जैसे देशों में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? मतलब भारत जैसे जो विकासशील देश है उन्हें गहन निर्वाह कृषि अपनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यह जो है ये निवल जो बोया हुआ क्षेत्र है ये बढ़ोतरी करता है। ठीक, जिससे क्या होती है, प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। जिससे क्या होता है, इसमें प्रति इकाई भूमि में फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। मतलब ये कृषि ऐसी होती है जिसमें उत्पादन को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लोगों को फायदा हो, उस पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। साथ ही गहन भूभाग से एक वर्ष में अधिकतर और एक वर्ष में बहुत सारी फसल उगाई जाती है। ठीक, शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि में अंतर लिखिए। तो ये शुष्क कृषि क्या होता है? ये कृषि ऐसी भूभाग पर की जाती है जहाँ पर वर्षा कितने 75% से क्या होती है, कम होती है। ठीक, मतलब ये क्षेत्र जो होता है सूखा होता है और यहाँ पर ऐसी फसल उगाई जाती है जिसमें कम पानी लगे। तो इनमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मूंग, बाजरा, चना, ठीक है, ये सब फसल जो होती है इसमें उगाई जाती है। अब आर्द्र कृषि क्या होती है? तो ये कृषि ऐसी होती है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल। अब चावल भी देखा होगा तो चावल में क्या करते हैं, खेतों को पहले घुटने घुटने तक भर देते हैं, उसके बाद उसमें चावल की रोपाई करते हैं। ठीक, वैसे ही गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें अधिक जल की आवश्यकता लगती है, इसलिए ये आर्द्र कृषि। अल्प बेरोजगार से क्या तात्पर्य? बेरोजगार मतलब लोगों को रोजगार तो मिलता है लेकिन कुछ समय के लिए उन्हें रोजगार नहीं मिलता। ठीक, तो इसका उत्तर लिखेंगे। भारतीय कृषि में विशेषकर असंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? असंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पाई जाती है। फसल ऋतु में वर्षा भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता। इन्हें क्या होता है, जब वर्षा होती है वर्षा ऋतु में इन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर जो कृषि होते हैं वो गहन श्रम वाले नहीं होते और इसे ही अल्प बेरोजगारी कहते हैं। मतलब आधे समय के लिए उन्हें रोजगार नहीं मिलना। ओके, उल्लेख कीजिए भारत की 3 प्रमुख फसलों। ठीक है, उनमें हमें क्या बताना, 2 विशेषता बताना है। तो इसमें पहले तो आता है हमारी खरीफ की फसल। ठीक, तो खरीफ की फसल क्या होती है? तो यह ऋतु जून माह से प्रारंभ होकर सितंबर माह तक रहती है। यह कहाँ तक रहती है? यह जून से शुरू होती है और सितंबर तक रहती है। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, बाजरा, ठीक है, आदि फसल जो है उगाई जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ संबद्ध है। मतलब ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उनके संग चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चावल की फसल भी शुरू होती है और इसके साथ ही चावल की फसल जो है वो भी शुरू होती है। ओके,
अब खरीफ की फसल जो है वो अक्टूबर से नवंबर में शरद ऋतु में प्रारंभ होती है। और इसमें क्या क्या बोते हैं, गेहूँ, जौ, सरसों, ठीक है, ये सब फसल जो है इसमें बोई जाती है। उसके बाद जायद की फसल क्या होती है, तो ये जो फसल होती है एक जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो खरीफ की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। मतलब ये जायद जो है ये ऐसी फसल है जो कि कुछ समय के लिए ही रहती है। और कब बोई जाती है इसको, जब रबी की फसल, जब हम गेहूँ वगैरह काट लेते हैं उसके बाद हम इसे बोते हैं। ठीक, इस ऋतु में क्या खरबूजे, खीरा, सब्जियां व चारे की फसल उगाई जाती है। मतलब हम देखते हैं कि गर्मियाँ जब आती हैं, जब क्या होती है खरबूजे, तरबूज वगैरह आते हैं ना, तो ये अल्प मतलब ये थोड़े ही समय के लिए क्या करते हैं, बोई जाती है। ओके, तो वैसे तो इसको इतना टफ नहीं है, लेकिन इसका बस ये याद कर लेना है कि कब से कब तक बोई जाती है, उसमें कौन सी फसल होती है। फसल एक या दो भी याद कर सकते हैं। तो को आर्द्रता के स्रोत में हमें किस भागों में बांटना है और कितने भागों में, तो हम दो भागों में से बांट सकते हैं, एक सिंचित कृषि और एक वर्षा निर्भर। मतलब एक सिंचाई करने वाली कृषि और एक वर्षा पर जो निर्भर है वो वाली कृषि। ठीक, तो सिंचित कृषि में इसकी विशेषता लिखेंगे। तो वर्षा के अंतर्गत जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। मतलब वर्षा तो होती ही है, लेकिन वर्षा से भी जल की पूर्ति नहीं होती, तो उसके लिए हम किससे पूरी करते हैं, सिंचाई करके हम उस कमी को पूरा करते हैं। ओके, इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्रों को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराना है, जल उपलब्ध कराना है। उसके बाद फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतर उत्पादक प्राप्त करना तथा उत्पादन योग्य क्षेत्रों को बढ़ाना। फसलों को पर्याप्त मात्रा में मतलब फसल को जितना पानी चाहिए उतना पानी उससे उपलब्ध कराना, जिससे कि क्या हो, जिससे ये हो कि हमारा जो उत्पादन हो रहा है उसमें भी बढ़ोतरी हो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फसल को उतना पानी देना जितना कि क्या उसे आवश्यकता हो, क्योंकि वर्षा का जल उसे पूरा नहीं कर पाता। अब है वर्षा पर निर्भर कृषि। तो इसमें क्या होता है, यह पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। मतलब इसमें जो भी फसल होती है उसमें कोई अलग से सिंचाई नहीं करते, ये वर्षा के जल पर ही निर्भर होती है। ठीक, इसमें आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र भूमि कृषि में बांटते हैं। मतलब इसमें ज्यादा वर्षा की पानी की जरूरत नहीं होती, तो इसे हम किस में बांटते हैं, शुष्क भूमि या उद्यमी कृषि में इसे बांटते हैं हम। ओके, मतलब ये पूरी तरह से वर्षा के जल पर ही निर्भर होती है। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इसकी सफलता के प्रमुख कारण क्या थे। मतलब हरित क्रांति क्या है और इसकी सफलता क्यों हुई। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 1960 से 70 के दशक में इसे स्टार्ट की गई थी। और क्यों की गई थी, ताकि जो खाने की चीज़ें उसमें क्या हो, वृद्धि हो सके। ठीक है, और इसके लिए निम्न उपाय किए गए थे। क्या क्या उपाय किए गए थे, उच्च उत्पादक वाले बीज, मतलब अच्छे बीज इसमें दिए गए थे किसानों को। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, अच्छी अच्छी दवाइयों का प्रयोग करने के लिए भी किया गया था, ताकि क्या हो, देश में कृषि जो हो वो अच्छी तरीके से हो। और सिंचाई की सुविधा, कई जगह पे हमने पढ़ा कि वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उनके पास शायद जल की उपलब्धता नहीं होती, तो यहाँ पर सिंचाई की उपलब्धता भी कराई गई थी। अब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये हरित क्रांति जो है वो वृद्धि हुई, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इनके हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, यहाँ के जो गेहूं का उत्पादन था उसके जो रिकॉर्ड था उसमें बहुत वृद्धि हुई। ठीक, अब हमें अंतर लिखना है। कई बार जो एग्जाम में पेपर आते हैं उसमें अंतर कई बार आता है। ठीक, तो अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन बने हमें सब पढ़ना है। तो अंतर स्पष्ट करना है किसमें, पहला है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य वृत्त भूमि। तो बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि हम ऊपर भी पढ़ चुके। तो ये क्या होता है, बंजर भूमि वो होती है वह भूमि जो भौतिक दृष्टि से कृषि योग्य नहीं होती, मतलब पर्यावरण से ही या फिर भौतिक दृष्टि से क्या नहीं होती, कृषि योग्य नहीं होती, वहाँ पर हम कृषि नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन कौन सी जगह होती है, तो उबड़ खाबड़ भूमि, पहाड़ी भूभाग, रेगिस्तान, ऐसी जगह जहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, कृषि नहीं कर सकते, और ये भौतिक दृष्टि से ही नहीं कर सकते। अब कृषि योग्य वृत्त भूमि क्या है, मतलब ऐसी भूमि जो 5 वर्ष से भी अधिक समय तक ऐसे ही पड़ी है, मतलब वहाँ पर कृषि नहीं की है, लेकिन हम अगर चाहें तो वहाँ पर कृषि कर सकते हैं। एक और है शुद्ध बुआई व सकल बोया गया क्षेत्र क्या है। तो ये शुद्ध बुआई क्या थी, तो किसी
कृषि वर्षों में बोया गया कुल फसल क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र कहलाता है। मतलब एक वर्षों में जो भी क्षेत्र बोया जाता है वह शुद्ध बुआई क्षेत्र कहलाता है। और सकल कौन सा होता है? जोते एवं बोए गए क्षेत्रों में शुद्ध बुआई क्षेत्र तथा शुद्ध क्षेत्र का वह भाग शामिल किया जाता है जिसका प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। मतलब इसमें उस भाग को भी देखा जाए जिसका प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, जिससे कि क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, मतलब जो कृषि योग्य भूमि है उसका निर्मीकरण जो है वो एक गंभीर समस्या है। इसके हमें कारण भी लिखना है और परिणाम भी लिखना है। ठीक, तो इसके हम पहले कारण देखते हैं। तो कारण क्या है? भूमि संसाधनों के निर्मीकरण के कारण। तो नहर द्वारा अत्यधिक सिंचाई जिसके कारण लवणता एवं क्षारीयता वृद्धि होती है। मतलब जब हम नहर वगैरह से उसमें सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी की लवणता है या फिर उसमें नमक की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ओके, तो यही भूमि का निर्मीकरण का एक कारण है। उसके बाद कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। आजकल हम मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारी दवाइयाँ आ गई है, उसका अगर हम फसल में या फिर मिट्टी में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे भी क्या होती है, भूमि निर्मीकरण हो जाती है। ओके, तीसरा है जलकृत, पानी का भरा होना। मतलब पानी इतना उसमें सिंचाई करना कि पानी जगह जगह पर भरने लग जाए। इससे भी भूमि क्या होती है, लवणी होती है और निर्मीकरण का खतरा होता है। उसके बाद चौथा, फसलों को हेरा फेरी करके ना बोना। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, एक ही एक फसल बोए जाते हैं, जबकि फसल को कैसे बोना चाहिए, हेरा फेरी करके। ठीक, मतलब अलग अलग तरह की फसल बोना चाहिए, जिससे कि क्या होती है, भूमि की जो मिट्टी की जो उर्वरकता है, शक्ति है, वो बढ़ती है। दलहन फसलों को कम बोना। हम दलहन जो फसल मतलब दाल वगैरह है जो उसको कम बोते हैं। सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर फसलों को उगाना। मतलब ऐसी फसल को उगाना जो सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर ना हो। तो परिणाम में है कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति में कम आना। अब हम लोग सिंचाई का ज़्यादा प्रयोग करेंगे या फिर कीटनाशक। आज हम देखेंगे मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आ गई है जिसका हम प्रयोग जो करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है उसमें कमी आती है। ठीक, उसके बाद है मृदा अपरदन होना। अगर हम अधिक से अधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं तो जल क्या होता है, जल मिट्टी को अपने साथ बहकर ले जाता है, जिससे कि क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। ओके, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। हमारी जो वीडियो थी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।